आज हम जिस प्रवचन श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है मटका गणना। इस श्रृंखला में कितने प्रवचन होंगे मैं नहीं जानता। जब तक जितना ज्यादा एक्सप्लेन किया जा सकेगा मैं करता रहूंगा। सवाल उठते जाएंगे, आप लोग पूछते जाइएगा, मैं समझाता रहूंगा। मटका इंसान को दर्शाता है। जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी, जल, वायु और अग्नि, आकाश जैसे तत्वों को मिलाकर एक मटका बनाता है, उसी तरह इंसान भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। इंसान के बिहेवियर को समझने की कला को मटका गणना कहते हैं। मटका गणना को सीखने समझने के बाद आप किसी भी इंसान को सिर्फ 5 सेकंड तक गौर से देखने के बाद बता सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस चीज के बारे में सोच रहा है, उसका फेवरेट रंग कौन सा है, उसका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, वो आगे चलकर क्या बनेगा। अभी उस इंसान को आप जानते नहीं हैं, अभी तो उसने आपसे कुछ कहा भी नहीं है, पर उसके मुंह खोलने से पहले ही आप बता सकते हैं कि वो किस टॉपिक पर बात करने जा रहा है। अगर आप लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं तो एक नजर में देखते ही बता सकते हैं कि क्या वो अच्छा एम्प्लॉय साबित होगा, इस पर किस तरह की जिम्मेदारी डालनी चाहिए, इसके अंदर से बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे निकाली जाए। अगर आप नौकरी मांगने जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बॉस क्या सुनना चाहता है। अगर आप शादी के लिए पार्टनर चुनने जा रहे हैं तो एक नज़र में ही बता सकते हैं कि वो कैसा पति या पत्नी साबित होगी, क्या वो आपके घर के माहौल के मुताबिक फिट हो पाएगा। इतना ही नहीं, आप सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई इंसान आपको पसंद आ जाए तो उसके साथ दोस्ती कैसे की जाती है, उसका विश्वास कैसे जीता जा सकता है, उसे अपना दीवाना कैसे बनाया जा सकता है। सिर्फ दूसरों को ही नहीं, आप खुद को भी समझ पाएंगे। आपके अंदर कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है, आपको किस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस को 1000 गुना बेहतर कैसे किया जा सकता है। खैर, मटका गणना सीखना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसका आधार बता देना चाहता हूं। मैं आप लोगों के 10 मिनट लूंगा आपको यह समझाने में कि मटका गणना आई कहां से है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। भारत जगत गुरु है, था और हमेशा रहेगा। भारत को जगत गुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत दुनिया की पहली संस्कृति है, पहली सभ्यता है। समुद्र की गहराइयों में 32 से 40 हजार साल पुराने भारतीय संस्कृति के निशान मिल रहे हैं। कोलंबस ने अमेरिका खोजा, उससे हजारों साल पहले ही अमेरिका कई बार खोजा जा चुका था और फिर से खो गया था। अमेरिका में सैकड़ों गणेश मंदिर मिल रहे हैं, शिव और काली के मंदिर मिल रहे हैं जो 2 से 4 हजार साल पुराने हैं। भारत दुनिया की शुरुआत का केंद्र बिंदु रहा है। 4 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इनमें ज्योतिष, गणित, विज्ञान, धर्म, औषधि, प्रकृति, खगोल शास्त्र आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान के भंडार हैं। श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेखित एक श्लोक में यह स्पष्ट होता है कि चारों वेद पहले एक ही महावेद हुआ करता था जो लगभग 25,000 साल पुराना माना जाता है। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने लगभग 500 BC में इसे 4 हिस्सों में तोड़कर बांट दिया, क्योंकि किताब इतनी बड़ी थी कि एक साथ उस पर अध्ययन कर पाना लगभग असंभव था। इसीलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता है, यानी वेदों का व्यास करने वाला, उन्हें बांटने वाला। मटका गणना की रचना मैंने कोई 5 साल पहले शुरू की थी, जब मुझे लगा कि मैं वेदों पर ठीक ठाक रिसर्च कर चुका हूं। हालांकि वेदों को पूरी तरह समझने के लिए तो पूरा जीवन कम पड़ जाए, लेकिन मैंने पिछले 20 सालों में अपने मतलब की चीज निकालने की कोशिश की है। मैंने भाषा को समझ में आने लायक बनाने के लिए इसे आसान किया है, लेकिन मैंने पूरा ध्यान रखा है कि वेदों के ओरिजिनल मैसेज के साथ कोई छेड़खानी ना करूं। खैर, मैं पहला इंसान नहीं हूं जो वेदों से सामग्री ले रहा है। अंग्रेज सदियों से अपनी हर खोज वेदों के आधार पर ही करते आ रहे हैं। मैंने देखा है, हिंदुस्तानी चहकते हुए कहते हैं कि अमेरिका के साइंटिस्टों ने ये खोज की है, वो खोज की है। अरे जरा सोचो, वो खोज कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? उनके पास कोई आधार नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है, ना संस्कृति है, ना ग्रंथ। उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वेदों से प्रभावित होकर, इंस्पायर्ड होकर ही बनाया है।
जहाज, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर रेडियो, टेलीविजन, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यानों से लेकर दवाइयों तक हर चीज का आधार वेद ही रहे हैं। यहां तक कि नासा जैसी बड़ी संस्था भी संस्कृत के विद्वानों के संपर्क में रहती है। दरअसल अंग्रेजों ने अच्छा किया, वो उस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में सामने लेकर आए। मेहनत उन्हीं की है, शोध उन्हीं का है, लेकिन आधार भारत ने दिया। क्या सोचें, कैसे सोचें, कहां से सोचना शुरू करें, इसका आधार, इसका बेस सिर्फ भारत के पास था। हिप्पोक्रेट से लेकर विलियम शेक्सपियर, कार्ल मार्क्स, सर न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला तक लोगों ने यह स्वीकार किया है कि अगर भारतीय ग्रंथ हमें आधार ना देते तो हमने मेडिकल साइंस, फिजिक्स और मनोविज्ञान की खोजों के क्षेत्र में अभी शुरुआती दौर में ही होना था। आप लोगों ने सुना होगा कि जीरो की खोज भारत ने की थी। तो लोग अक्सर मेरे पास आकर पूछते हैं कि अगर जीरो की खोज भारत ने की थी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा बहुत बड़ा काम है, बस एक गोला ही तो बनाना था। मैं कहता हूं अरे नहीं भाई, भारत ने शून्य खोजा, जीरो खोजा। ये तो बस इस बात को कहने का तरीका है कि दुनिया को ज्ञान का आधार भारत ने दिया, उसके बाद दुनिया आगे बढ़ पाई। नहीं तो जीरो छोड़ो, पूरी की पूरी गिनती पंडित भास्कराचार्य और उनकी बेटी लीलावती ने बनाई है। विदेशी लोग शून्य नहीं बोल पाते थे, वो जब शून्य बोलते थे तो उनके मुंह से जीरो निकलता था। 9 नहीं बोल पाते थे तो 9 बना लिया, 8 से 8 बना, 7 से 7। पंडित भास्कराचार्य ने कर्ण कौतूहल का निर्माण किया, जिसे ज्योतिषियों की गीता कहा जाता है। गणित, अंक गणित, बीज गणित, भूगोल, ग्रह नक्षत्र का विज्ञान, सभी कुछ पहले से मौजूद मिला, तभी तो दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। यथा शिखा मयूराणा नागा नाम मणियों यथा तद्वो वेदा शास्त्राणा मणियों मूर्ध निस्थितम। अर्थात जैसे मोर के सिर पर उसका ताज पंख होता है, जैसे नाग के मस्तक पर मणि होती है, वैसे ही वेद शास्त्रों में सबसे ऊंचा स्थान गणित का है, ज्योतिष का है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया की हर खोज का क्रेडिट भारत को मिलना चाहिए। मैं तो ये बता रहा हूं कि हम लोगों ने अपने वेद पुराणों से कैसे मुंह मोड़ रखा है। आचार्य मनु ने वेदों के जिस प्रभाव में वर्ण व्यवस्था की, ज्योतिष जिस प्रभाव में आपकी कुंडलियां और राशियां बताता है, धर्म जिस प्रभाव में शिव, कृष्ण, राम और ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के चित्र बनाता है, ये सारे वर्ण, टेम्परामेंट्स, नेचर्स, राशियां, देवी देवता, ये सब तत्वों के आधार पर बांटे गए हैं। ये तत्व 5 हैं: आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। 4 वेदों में से एक बड़ा ही प्रभावशाली वेद है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण यजुर शब्द का अर्थ समझाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि 5 तत्वों की उत्पत्ति यानी 5 तत्वों का जन्म कैसे हुआ। यजु शब्द 2 शब्दों को जोड़कर बना है, यत प्लस जु। यत का अर्थ होता है गतिशील, जो आगे बढ़ रहा है, और जू का अर्थ होता है आकाश, अर्थात आकाश गति करता है, या फिर जो आकाश में गति करता है। चेतना से संकल्प उभरा और आकाश में सूक्ष्म कण उत्पन्न हुए। ये सूक्ष्म कण गतिशील थे, इसलिए इन्हें यत कहा गया। पहला तत्व आकाश पहले से मौजूद है। दूसरा तत्व वायु, क्योंकि आकाश गति करता है, इस गति के कारण वायु यानी हवा का जन्म हुआ। पृथ्वी तीसरा तत्व है। प्रवाहमान सूक्ष्म कणों में गति के कारण विद्युत विभव पैदा हुआ, यानी अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि के गति करने के कारण जीवन के लिए आवश्यक तत्व पिघलकर जल बन गए। जल यानी पानी जीवित वस्तु है। जल में जीवन होता है। जैसे पेड़ पौधे जिंदा चीजें हैं, बिल्कुल वैसे ही जल भी जिंदा है। वो गति करता है, मरता है, उसकी लाश में कीड़े पड़ते हैं, परंतु वो पुनः जीवित होने का संकल्प रखता है। यत और जू के संयोग से पंचभूतात्मक सृष्टि की रचना हुई। इन्हीं 5 तत्वों का अनुपात बदल जाने पर पदार्थ बदल जाते हैं। ये आखिरी लाइन याद रखना, इन्हीं 5 तत्वों का अनुपात बदल जाने से पदार्थ बदल जाते हैं। आगे आगे आप सुनते जाएंगे तो यही लाइन आपको आधार देगी। सो शुरू करते हैं। इंसान और ब्रह्मांड की संरचना 5 तत्वों से मिलकर बनी है।
आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। आकाश तो हर कहीं मौजूद है, वो निराकार है, निर्गुण है, वही ईश्वर है, वो हर जीव में पहले से ही मौजूद है। सो हम लोग यहां पर आकाश की चर्चा नहीं करेंगे। हो सकता है मैं किसी उपयुक्त स्थान पर पहुंचकर आपके साथ आकाश तत्व पर भी चर्चा करूं। अब बाकी बचे 4 तत्व, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो उसने 4 तत्वों को बिल्कुल बराबर 4 हिस्सों में बांटकर आपस में मिलाकर बनाया है। इस दुनिया में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। 25% लोग वायु प्रकृति के होते हैं, 25% लोग पृथ्वी प्रकृति के, 25% अग्नि के और 25% जल के। अब अगर आप फेस रीडिंग सीखना चाहते हैं, लोगों को एक नज़र देखते ही किसी किताब की तरह पढ़ना चाहते हैं, तो पहले यह समझ लें कि दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। दुनिया बिल्कुल बराबर 4 हिस्सों में बटी हुई है। ये रेशो कभी आगे पीछे नहीं होती, कभी गड़बड़ नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होता कि वायु प्रकृति के लोग 25 से घटकर 20% रह गए हों, या पृथ्वी प्रकृति के लोग 25 से बढ़कर 30% हो गए हों। नहीं, ये बैलेंस हमेशा सही बना रहता है। मजेदार बात यह है कि आपको हर घर में, हर ऑफिस में, हर ग्रुप में, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, इन 4 प्रकृतियों के लोग मिल जाएंगे। हर घर में, हर परिवार में एक वायु प्रकृति का इंसान होता है, एक पृथ्वी प्रकृति का, एक अग्नि का और एक जल का। हाँ, अगर आपके परिवार में मेंबर 4 से कम है तो अलग बात है, लेकिन स्कूल की हर क्लास में, दोस्तों के हर ग्रुप में आपको अलग अलग प्रकृतियों के लोग मिल जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग एक नोटबुक लीजिए और पहले पन्ने के ऊपर हेडिंग लिखिए, वायु प्रकृति के लोग। अब मैं आपको वायु प्रकृति के लोगों के बारे में बताता जाऊंगा। सुनकर आपको अपने आसपास के जो इंसान वैसे नजर आए जैसा मैं बता रहा हूं, तो उनका नाम नीचे लिखते जाइएगा। मुझे सुनकर आपके दिमाग में जिस किसी भी इंसान की तस्वीर बनती है, चाहे वो आपके घर में हो, स्कूल में आपके साथ पढ़ चुका हो, ऑफिस में हो, चाहे कोई भी हो, उसका नाम नीचे लिख लीजिएगा। यही नाम, यही चेहरे आगे चलकर आपके काम आएंगे। हर प्रकृति के इंसान का अलग अंदाज होता है, अलग बॉडी लैंग्वेज होती है और अलग ही सामाजिक व्यवहार होता है। अगर आपने मुझे ध्यान से सुना और समझा तो किसी भी इंसान को एक नज़र देखते ही आप उसकी कुंडली बता सकते हैं। सबसे पहले वायु प्रकृति को देखते हैं। वायु प्रकृति के लोग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये लोग हवा जैसे होते हैं, उड़ते फिरते हैं, यहां से वहां, वहां से यहां। हवा के झोंके की तरह धड़ाम से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होते हैं, शोर मचाते हुए, गीत गाते हुए, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ऊंची आवाज में बातें करते हैं, उछलते कूदते हैं। दूसरों को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर इनके मन को अजीब सा सुकून मिलता है। वायु प्रकृति के लोग आजादी के सूचक होते हैं, बेलगाम जिंदगी जीते हैं। पार्टी करना, शोर मचाना, घूमना फिरना, अजनबियों से दोस्ती करना, ये लोग जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करते हैं और दूसरों को भी मस्ती के साथ जीना सिखाते हैं। देखो, हर प्रकृति के लड़के और लड़कियां एक जैसे ही होते हैं। लड़का हो या लड़की, तत्व तो दोनों में एक ही है ना। शरीर की बनावट कैसी भी हो, चाहे कोई मोटा है, पतला है, गोरा है या काला है, मर्द है या औरत है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। यहां बात आत्मा की हो रही है, तत्वों की हो रही है। इंसान के अंदर जो तत्व होता है उसका पता उसके चेहरे, बातों और शारीरिक हाव भाव से चल जाता है। लेकिन फिर भी चाहे आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, कोई लिंग नहीं होता, परंतु शरीर से लड़का या लड़की होने की वजह से हम लोग अपने आत्म तत्व को अलग अलग तरह से पेश करते हैं। वायु प्रकृति का लड़का अपने अंदर के वायु तत्व को अलग तरह से पेश करेगा और लड़की अलग तरह से। मैंने कामसूत्र, कामशास्त्र और रति रहस्य जैसे कई महान ग्रंथों में से महर्षियों द्वारा बताए स्त्री और पुरुष के अलग अलग चरित्रों का अध्ययन किया, उन्हें समझा। मैंने देखा कि महाभारत हो, रामायण हो, शिव पुराण हो या कोई भी महान ग्रंथ हो, लिखने वालों ने वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल प्रकृति को ध्यान में रखकर ही लिखा है। बात अगर सिर्फ वायु प्रकृति की लड़कियों की जाए तो शास्त्रों में वायु प्रकृति की लड़कियों को चित्रिनी कन्या के नाम से पुकारा गया है। चित्रिनी कन्या मूडी होती है, पल पल व्यवहार बदलती है। ये लड़कियां सुखों के पीछे भागती हैं, आज़ाद सोच, नई चीज़ों को देखने और पाने की लालसा रखने वाली।
इन्हें वैरायटीज पसंद होती हैं। ये एक ही चीज़ या काम को बार बार नहीं कर पाती, बड़ी जल्दी बोर होने लग पड़ती हैं। इन्हें हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, कुछ ऐसा जो इन्हें हैरान कर दे। आओ सबसे पहले वायु प्रकृति की लड़कियों के हेयर स्टाइल्स देखते हैं। ये लड़कियां कभी भी सीधी सादी बहन जी टाइप की बनकर नहीं रहती। ये अपने हेयर स्टाइल्स के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं, स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग करवाती हैं, बीड्स लगवाती हैं। ये भी हो सकता है कि इन्होंने बालों में अलग अलग रंग करवाए हों, चेहरे के सामने 3-4 लटें गिर रही हों। अब चेहरे और मेकअप पर आ जाओ। चित्रिनी कन्या यानी आर्ट वुमेन ये खुद को कैनवस समझती हैं और शरीर पर, चेहरे पर जितना ज़्यादा हो सके रंगों का इस्तेमाल करती हैं। ये बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, गाढ़े और चमकीले रंगों को पसंद करती हैं। आँखों में बहुत सारा काजल, पलकों पर मस्कारा, होंठों पर लाल, हरी या कई बार ऑरेंज रंग की लिपस्टिक भी लगा लेती हैं। भाई जो भी कहो, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। कानों में बड़े बड़े झुमके पहनती हैं। किसी की शादी की पार्टी में तो सभी लड़कियां ऐसे ही बनकर आई होती हैं, लेकिन वायु प्रकृति की चित्रिनी कन्या तो हर कहीं ऐसे ही बढ़िया तैयार होकर रहती हैं, चाहे कॉलेज जाना हो या किसी सहेली के साथ शॉपिंग करने। अब कपड़ों पर आ जाओ। वायु प्रकृति की लड़कियां तन दिखाऊ कपड़े पहनती हैं, यानी जिस्म दिखाने वाले कपड़े पहनती हैं। इनकी कमीज या टी शर्ट स्लीवलेस होती है, आगे से डीप नेक, पीछे से बैकलेस। हो सके तो कमर और नाभि भी दिखाती हैं। स्कर्ट्स, शॉर्ट्स या कैप्रीज पहनती हैं, यानी जहां से हो सके ये अपनी स्किन लोगों को दिखाती हैं। लेकिन अगर इनका समाज या धर्म इजाज़त नहीं देता कि ये अपना जिस्म दिखाएं, तो इन लड़कियों के पास एक और तरीका होता है। ये इतने टाइट कपड़े पहन लेती हैं कि देखने वाले को इनके जिस्म की बनावट, उभार, ढलान साफ साफ नजर आए। वायु प्रकृति के लोगों के लिए अच्छा दिखना, खूबसूरत नजर आना बहुत मायने रखता है। आज दुनिया में जितनी भी फैशन इंडस्ट्री है वो यही लोग चला रहे हैं। इनके दिमाग बड़े ही क्रिएटिव, रिस्की और बोल्ड होते हैं। इन्हें रंगों की अच्छी पहचान होती है और किसी भी चीज़ को बड़ी ही जल्दी सीख जाते हैं, चाहे कार चलाना हो, कंप्यूटर चलाना हो या फिर किसी नई भाषा को सीखने का मामला हो। ये लोग बाकियों के मुकाबले आधे समय में ही उस चीज़ को सीख लेते हैं। लेकिन अगर इन्हें किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है तो ये उसे समझने की कोशिश भी नहीं करते। ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। इन्हें दोस्तों की भीड़ पसंद होती है। नई नई जगहें या नए नए डिज़ाइन इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आज औरत जितनी भी आज़ाद है वो वायु प्रकृति की लड़कियों की वजह से ही आज़ाद है, क्योंकि यही लड़कियां अपने ही तरीके से फैशन के ज़रिए एक अलग तरह की ही आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हैं। ये लड़कियां दुनिया को दिखाती हैं कि अपना जिस्म दिखाना, खूबसूरत नजर आना, अपनी मर्जी से अपनी पसंद के मर्द के साथ रहना हम औरतों का जन्मजात अधिकार है। तुम संस्कृति, सभ्यता और धर्म के नाम पर औरतों को कमरे में बंद रखने की मनमानी हम पर ना चला पाओगे। अगर तुम्हारे देश का मीडिया किसी औरत को बेशर्म या वेश्या बता रहा है तो तुम्हें उस औरत के पांव छूने चाहिए, क्योंकि वो खुद बदनाम होकर औरतों की आज़ादी को एक ही झटके में 10 साल आगे लेकर जा रही है, जो आज़ादी 20 साल तक रोने धोने और शिकायतें करने से भी ना आती। अब हाथों और कलाइयों पर आ जाओ। वायु प्रकृति की लड़कियों ने यानी चित्रिनी कन्या ने अपनी कलाइयों में सभी कुछ पहना होता है। चूड़ियाँ भी, ब्रेसलेट भी, फ्रेंडशिप बैंड भी, माला भी, सेफ्टी पिन्स भी, जो कुछ भी इनके घर में मौजूद होता है ये सभी कुछ अपनी कलाइयों पर चढ़ा आती हैं। बाहें कलाइयों से लेकर कोहनियों तक भरी होती हैं। उंगलियों में 4-5 अंगूठियां पहनी होती हैं। नाखूनों पर चमकीली, रंग बिरंगी या डिजाइंड नेल पॉलिश लगाई होती हैं। अब पैरों पर आ जाओ। पैरों में ये हाई हील्स पहनती हैं, जिनमें से इनके खूबसूरत पांव नजर आ रहे होते हैं। वायु प्रकृति के लड़कों की पहचान भी ऐसी ही होती है। रंग बिरंगे बाल, जानबूझकर ऐसे हेयर स्टाइल्स रखना जिन्हें देखकर ही पता चल जाए कि इस इंसान को दुनिया की कोई परवाह नहीं है। कानों में बाली, रंगीन कपड़े, कलाई में स्टाइलिश घड़ी, पैरों में लेटेस्ट फैशन के जूते। सबसे ज़रूरी निशानी, ये हर चीज़ एक ही रंग की पहनना ज़रूरी नहीं समझते। इनके लिए फैशन का मतलब होता है सब कुछ चलता है। हर वो चीज़ जो पहनना दूसरों के लिए मुश्किल है, इनके लिए फैशन है। अनोखी और डिजाइंड दाढ़ी, मूछें, मॉडिफाइड गाड़ियां, गाड़ियों में हैरान करने वाले हॉर्न लगाए होते हैं। मोबाइल में ध्यान खींचने वाली रिंग टोन्स लगाई होती हैं। टी शर्ट्स पर ऐसी कोटेशंस लिखी होती हैं जो बताती हैं कि ये खुद को कितने रोमांटिक, बेपरवाह या खतरनाक दिखाना चाहते हैं।
वायु प्रकृति के इंसान को अगर एक शब्द में बयान करना हो तो वो शब्द है दिखावा। हर चीज का जरूरत से ज्यादा दिखावा करना इनकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप गलती से इनकी तारीफ कर दें तो आपको बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि ये लोग अपनी तारीफ सुनते ही आपे से बाहर हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। हो सकता है खुशी खुशी में आपको 2 थप्पड़ भी लगा दें। अगर ये खुश हैं तो इनसे 4 कदम दूर ही रहिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू कहावत इन्हीं लोगों के लिए बनी है। खुद अपनी तारीफें करते रहेंगे और कहेंगे मैं हूं ही तारीफ के काबिल। बेहद बातूनी होते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, लगातार बोलते हैं, बिना रुके बिना सोचे, चबड़ चबड़ चटर चटर। थोड़ी देर भी चुप रहना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर वो बातें बोल जाते हैं जो बोलनी नहीं चाहिए। दे थिंक लाउड, यानी ये जो सोचते हैं वो आपको सुनाई दे रहा होता है। ये बिना बोले सोच नहीं सकते, बोलने से ही इनका दिमाग चलता है, इसीलिए ये सोचने के लिए बोलते हैं। और इतना ऊंचा बोलते हैं कि अड़ोस पड़ोस के 10 घरों को सुनाई दे रहा होता है कि संगीता अपनी पड़ोसन के साथ किसी की चुगलियां कर रही है, या वरुण अपने दोस्तों को अपने झूठे कारनामों के किस्से सुना रहा है। लेकिन फिर भी इनके पास ज्ञान का जबरदस्त भंडार होता है। नई टेक्नोलॉजी, नए फैशन और अंग्रेजी के नए नए शब्द आपको इनके पास मिल जाएंगे। ये लोग जबरदस्त टीचर बनते हैं, मार्केटिंग करने में इनका कोई जवाब नहीं होता। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसे लोगों को तलाशती रहती है। अगर ये लोग ना हो तो फिल्मों में एक्टिंग कौन करेगा? अगर ये लोग ना हो तो दुनिया में मीडिया नाम की कोई चीज ना हो। मीडिया भी तो यही करती है, नई खबर को पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर या पूरी दुनिया में फैलाना। ये लोग किसी भी इंडस्ट्री की जड़ों में घुसकर काम कर रहे होते हैं। बिजनेस को फैलाने के लिए जिस तरह की मैन पावर की जरूरत होती है, ये वही लोग हैं। सबसे निचले स्तर पर बिजनेस को फैलाने वाले लोग। आचार्य मनु अपनी कृति मनुस्मृति में इन्हें वाचाला कहकर पुकारते हैं, यानी मुंह से निकलने वाली हवा। आचार्य मनु कहते हैं कि ये लोग ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं। उन्होंने इन्हें ब्राह्मण कहकर पुकारा है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है जो पूरे ब्रह्मांड में विचरते हैं। जो हवा पूरे ब्रह्मांड में यहां से वहां बहती चलती है, उस हवा के गोत्र को ब्राह्मण कहते हैं। जो लोग जानकारियां इकट्ठी करते हैं, यहां से वहां पहुंचाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, ये लोग जब बोलते हैं तो सुनने वाले का दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप इनकी बात मानकर ही इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। ये लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, खूबसूरत हों या ना हो पर हॉट होते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा कमाने के लिए, लोगों का ध्यान खींचने के लिए इनके चेहरों का, इनके आकर्षण का इस्तेमाल करते हैं। इनकी तस्वीरें मैगजीन्स, बिलबोर्ड्स और टीवी एड्स में छाई रहती हैं। ब्राह्मण एक पर्सनैलिटी है, एक व्यक्तित्व है। व्यक्ति या व्यक्तित्व शब्द को जरा अच्छी तरह समझ लें। व्यक्ति शब्द 2 शब्दों को जोड़कर बना है, व्यक्त प्लस तत्व। जो तत्व आप व्यक्त करते हैं वही आपका व्यक्तित्व है। अगर आप अपने अंदर से वायु तत्व को दिखा रहे हैं, वायु तत्व को व्यक्त कर रहे हैं, तो आप वायु प्रकृति के व्यक्ति हुए, और वायु आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनल एलिमेंट। आप लोगों के घर में भी एक आधा ब्राह्मण होगा, दोस्तों के हर ग्रुप में होता है, हर टीम में होता है। अगर आपने कभी कोई मोटिवेशनल स्पीकर देखा है तो उसका नाम भी वायु प्रकृति की लिस्ट में लिख लीजिए। कोई स्टैंड अप कॉमेडियन या सेल्स एग्जीक्यूटिव, इनकी पहचान होती है इनकी बड़ी सी मुस्कुराहट, चमकती हुई आंखें, हिलते डुलते हाथ पांव, हवा में बड़े बड़े गोले बनाती हुई हथेलियां। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है। इनके दिमाग में हर वक्त रंगीन विचार चलते रहते हैं। जोक सुनाने की या पंचलाइन मारने की इनके जैसी टाइमिंग और किसी के पास नहीं होती। शरीर में जबरदस्त फुर्ती होती है, तेजी से दीवारें टापते हैं, बोलते बोलते बात को पलट सकते हैं। नए काम के बारे में सुनते ही उसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी बात को अच्छी तरह समझाने के लिए कुर्सियों पर, टेबल्स पर चढ़ जाते हैं। तेजी से ड्राइविंग कर सकते हैं क्योंकि इनका दिमाग स्पीड और स्पेस का अंदाजा लगाने में बड़ा एक्सपर्ट होता है। इसीलिए ये लोग मुश्किल से मुश्किल जगहों में से भी अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं। रिवर्स ड्राइविंग करना, एक चक्के पर मोटरसाइकिल चलाना इनके लिए बाएं हाथ का काम होता है। ये लोग चाहकर भी एक वक्त पर एक काम नहीं कर सकते। ये एक काम भी अच्छी तरह तभी कर सकते हैं जब साथ में 2-3 काम और करने पड़े। डिस्टरबेंस इनकी जरूरत है।
कार चलाते चलाते तेज म्यूजिक चला लेंगे, साथ में मोबाइल पर चैटिंग भी करने लगेंगे और साथ बैठे आदमी को कहानी भी सुनाते रहेंगे। ये लोग छोटे बच्चे जैसे होते हैं, जो हाथ लगे उसी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। फिल्मों में आप लोगों ने वायु प्रकृति की लड़की का किरदार देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ गली में क्रिकेट खेलती है, आंखों पर पट्टी बांधकर उनके पीछे भागती है, तितलियां पकड़ती है, बारिश में छाता फेंककर सड़क पर नाचती है। चुलबुली सी बबली टाइप की लड़की। हीरो वायु प्रकृति का होगा तो आवारा, बदतमीज, शर्ट के बटन खोलकर रखने वाला, बकवास करने वाला, गले में रुमाल और पीले रंग के जूते पहनने वाला। जब भी किसी खुश इंसान को दिखाना हो तो सिर्फ वायु प्रकृति के लोगों को दिखाया जाता है। स्पर्शदर्शी रहस्य विकारो कथाकारम। ये कथाकार होते हैं, यानी कहानियां बनाने और सुनाने में माहिर। रहस्य विकारो यानी कोई रहस्य छुपाकर नहीं रख पाते। स्पर्शदर्शी यानी जिससे बात करते हैं उसे लगातार छूते रहते हैं। जहां बाकी प्रकृतियों के लोग दूसरों को छूने से कतराते हैं, वहीं वायु प्रकृति के लोग दूसरों को छूने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। इनके लिए कोई अजनबी नहीं होता। हेलो कहते ही दोस्त बन जाते हैं, गले लगते हैं, कंधों को छूते हैं, बात करते करते हाथ पकड़कर रख सकते हैं। देखो, यह भी कोई बड़ी बात नहीं कि वायु प्रकृति की कोई लड़की अगर आपसे बात कर रही है तो बात करते करते वो आपके बालों को ठीक करे, आपकी टाई सीधी करे, आपके हाथों को अपने हाथों में दबा कर रखे, अपने हाथों से आपको खाना खिलाए, आपके गालों को खींचकर कहे बड़े क्यूट हो तुम तो। आप इस तरह की लड़की को अपने साथ इतना घुलता मिलता हुआ देखकर हैरान होंगे, क्योंकि आप दोनों को मिले हुए अभी 10 मिनट ही हुए होंगे। ये लोग बस और ट्रेन में अजनबियों के कंधों पर सर रखकर सो रहे होते हैं। हो सकता है किसी को डांट भी रहे हों। जहां बाकी प्रकृतियों के लोग बस सोचते रह जाते हैं, वहीं ये लोग किसी का भी बच्चा उठाकर उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। स्पर्शदर्शी का मतलब है जब तक ये दूसरों को छू ना लें उन्हें देख नहीं पाते। स्पर्श का अर्थ होता है छूना और दर्शी का अर्थ होता है देखने वाला, यानी छूकर देखने वाला। रहस्य विकारो कथाकारम। इनकी कहानियों में एक विकार होता है, एक दोष होता है। ये कहानियां सुनाते वक्त रहस्य बनाकर नहीं रख पाते। दूसरा, अगर दर्शक खुश हो रहे हैं तो ये बेकाबू हो जाते हैं और ज्यादा बोलने के चक्कर में एक कहानी शुरू करते हैं, बीच में ही दूसरी कहानी, फिर तीसरी, फिर चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कहानी में कहानी घुसाते चले जाते हैं और अंत तक 10 में से 8 कहानियों को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि बोलने में और समझाने में बड़ा फर्क होता है। इनकी बातें मसालेदार और मजेदार तो होती हैं, पर लोगों के दिमाग में, उनकी याददाश्त में जगह नहीं बना पाती। सुनने वाले खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, जोश से भर जाते हैं, लेकिन जब वो लौटकर घर जाते हैं तो घर पहुंचते पहुंचते इनकी बातों का रंग उतरने लगता है। सुनने वाला 4-5 घंटों में दोबारा अपनी पुरानी मानसिकता पर लौट आता है। ये लोग अच्छे स्पीकर तो होते हैं, पर एक साथ कई टॉपिक्स पर बोलने के लालच में ये सिर्फ जोकर ही बनकर रह जाते हैं, जो थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में जानता है। इनके पति या पत्नी या दोस्त इन्हें बस समझाते ही रहते हैं कि लोगों के साथ ज्यादा चिपका मत करो, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, तुम बड़ी भोली हो, सबसे बातें मत किया करो, कम बोला करो, अजनबियों को ऐसी बातें मत बताया करो। लेकिन हवाएं किसी की सुनती हैं क्या? वो तो दीवानी होती हैं। ये जो भी करते हैं चाहते हैं कि दूसरे लोग भी वैसा ही करें। ये लोग दूसरों की तरह जिंदगी को छुप छुप कर नहीं जीते। जब सड़क पर चलते हैं तो हंसते खिलखिलाते हुए, ऊंची आवाज में बातें करते हुए गुजरते हैं। हमारे मोहल्ले में एक वायु प्रकृति की लड़की रहती है। वो हर संडे को शिव मंदिर जाती है। सफेद रंग की सलवार कमीज, जिस पर हरे और केसरी रंग की हाथों से की गई कढ़ाई के फूल बने होते हैं। ना जाने क्यों ये लड़कियां अपना दुपट्टा घर पर ही भूल आती हैं। बाल गीले होते हैं, कमीज की बाह नहीं होती। गीले बालों की वजह से कमीज गीली हुई होती है और उस गीली कमीज में से उसका गोरा दूधिया जिस्म देखकर भगवान शिव में मेरी श्रद्धा और गहरी हो जाती है। बचपन में मेरी माँ ने मुझे जो परियों की कहानी सुनाई थी, उस अफसाने पर अब यकीन सा होने लगता है। वो लंबे लंबे कदम उठाती हुई भागी जा रही होती है, सहेलियों को न्योता देती हुई, बेवजह हंसती खिलखिलाती उड़ती हुई।
हाथों में पकड़ी पूजा की थाली में रखे फूलों और दूध के गिलास से छलकते टुकड़े और बूंदें पत्थर की सड़क पर भी उसके कदमों के निशान बनाते हुए जाते हैं। उसकी कलाई गहरे हरे रंग की चूड़ियों के बोझ से कहीं टूट ना जाए, ये फिक्र मुझे शाम तक चैन से बैठने नहीं देती। अपने ख्वाबों ख्यालों में भी मुश्किल से बन सकने वाले चेहरे को देखने के लिए मैं भी हर संडे को अपने बेसमेंट में बने जिम में एक्सरसाइज करने की बजाय छत पर चढ़कर डंड पेलता हूं। जब वो गुजरती है तो एक नजर मुझ गरीब पर भी डाल लेती है। उफ, सिर्फ बड़ी बड़ी मासूम आंखें और भोला सा चेहरा ही वायु प्रकृति की लड़कियों की इकलौती पहचान नहीं होता। उनकी बेचैनी से भरी चाल और मटकते कुहले भी उन्हें जानलेवा बना रहे होते हैं। जब वो अपनी लंबी लंबी उंगलियों से अपने चेहरे पर गिरने वाली बालों की लटों को पकड़कर कान के पीछे रखती है तो ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि इसके लिए मैं ईश्वर से भी लड़ पड़ूंगा। गजलें इन्हीं पर लिखी जाती हैं। अच्छे और बुरे शायर की पहचान ही यहीं से होती है कि क्या वो इनकी खूबसूरती को बयान कर पाता है। अल्फाज नहीं मिलते जो इनके हुस्न को कागज पर उतार सकें। जो भी लिखो ऐसा लगता है तौहीन लिख रहे हैं। मटक कर चलना बस यही जानती हैं। चेहरे को चांद और जुल्फों को बादल की तरह इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। हंसना सिर्फ इन्हें ही आता है। आंखों से बातें करना इनकी वो ताकत है जिनका इन्हें बिल्कुल पता नहीं होता। ये लोग जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। इनमें भीड़ को अपनी तरफ खींचने का एक जन्मजात गुण होता है। जोश से भरे होते हैं, जल्दी ही कामयाब होना भी शुरू हो जाते हैं। खुद आगे बढ़कर अपने लिए मौके पैदा करते हैं। लोगों की ना को हां में बदलना जानते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग कभी नंबर 1 नहीं बन पाते। इन लोगों में कामयाब होने के सभी गुण मौजूद होते हैं, फिर भी ये लोग स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। समाज में हंसी का पात्र बनते हैं। लोग इनका मजाक उड़ाते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों में कई कमियां भी होती हैं। अगर ये लोग अपनी उन कमियों को दूर कर लें तो इन्हें नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता। जो वायु प्रकृति के लोग नंबर 1 बनते हैं उनमें और स्ट्रगल करने वाले वायु प्रकृति के लोगों में सिर्फ चंद गलतियों का ही फासला होता है। आम वायु प्रकृति के लोग 10वें लेवल से नंबर 1 लेवल तक जाने के सफर में बड़ी ही तेजी से 9th लेवल पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही हफ्तों में ये लेवल 8 पर पहुंच जाते हैं। इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है। लोग इनसे कांटेक्ट करने लगते हैं। ये जोश में आ जाते हैं। फिर ये लेवल 7 पर पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो लेवल 6 पर भी आ पहुंचते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक इनकी गाड़ी को ब्रेक लगने लगती है। इनके फॉलोवर्स इनको छोड़कर इनके कॉम्पिटिटर्स के पास जाने लगते हैं। कारण यह होता है कि ये लोग अच्छे कलाकार या अच्छे इंसान तो होते हैं, पर ये लोग अपने फॉलोवर्स को कुछ नया नहीं दे पा रहे होते। ये लोग बिजनेस करना नहीं जानते। ये फैंस और फॉलोवर्स के प्यार को परमानेंट समझ लेते हैं। दूसरा, जब इन्हें पसंद करने वाले या इन्हें काम देने वाले लोग महसूस करते हैं कि अब इनमें दम नहीं रहा तो वो इनसे दूर हटना शुरू कर देते हैं। इस बौखलाहट में ये लोग मीडिया में या अपने ऑफिस में जाकर उल्टी सीधी बकवास कर कर दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और लोग इन पर हंसते हैं। इन लोगों में ऐसी कौन सी कमी होती है जिसकी वजह से ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी शुरुआती इमेज से भटक जाते हैं? इन्हें अपने अंदर कौन से बदलाव करने चाहिए? मैं उन सब पर बाद में चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि अगर आप वायु प्रकृति के हैं तो आपको अपना सक्सेस प्लान कैसे बनाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि वायु प्रकृति के लोग किसी काम को शुरू तो बड़े जोश के साथ करते हैं, पर जल्दी ही उनके पास सिर्फ जोश ही रह जाता है, मटेरियल खत्म हो जाता है। अभी शॉर्टकट में बताऊं तो इनके पिछड़ जाने का कारण यह होता है कि ये लोग जानते कम हैं पर जानने का दिखावा ज्यादा करते हैं। ये लोग बेसिक चीजों को सीखने समझने में वक्त बर्बाद नहीं करते। थोड़ा सा सीख कर कहेंगे बस समझ गया मैं, बाकी मैं अपने आप कर लूंगा। ठीक है भाई, इनमें दम होता है, ये कर भी लेते हैं, लेकिन कब तक? 4-5 सालों तक सब कुछ ठीक चलता है, फिर अचानक नींव कमजोर होने की वजह से इनका साम्राज्य रेत के महल की तरह झरझरा कर गिर जाता है और ये लोग नशे, गुमनामी और चिड़चिड़ेपन की दुनिया में गुम हो जाते हैं। लेकिन अगर
कहीं ये लोग अपनी उन कमियों को दूर कर लें जो इनके और कामयाबी के बीच रोड़ा बनकर खड़ी हैं, तो ये लोग दुनिया के कोने कोने तक मशहूर हो जाते हैं। यही लोग फॉर्मूला 1 कार रेसिंग चैंपियन बनते हैं, रॉक स्टार्स बनते हैं, इन लोगों के अपने बैंड्स होते हैं। यही लोग कंप्यूटर हैकर्स बनते हैं, बंजी जंपिंग करना, समुद्र की गहराइयों में गोते लगाना, पैराग्लाइडिंग, बर्फीली पहाड़ियों पर स्कीज करना, BMX, बेस जंपिंग, फ्री रनिंग, फ्री ड्राइविंग, मोटो रॉक्स, माउंटेन बाइकिंग, विंड सर्फिंग, एक्सपोगो, रैलिंग, पावर वॉकिंग और ऐसी हजारों चीजें जो करने की दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते, इनके लिए खेल हैं। यही लोग जीवन को सबसे इंजॉयबल तरीके से जीते हैं। जब तक ये लोग आसपास रहें, आपको लगता है कि स्वर्ग इसी धरती पर है। हंसना, हंसाना, नाचते नाचते खुद को भूल जाना, आवारगी, बेपरवाही, निश्चिंतता और आनंद इनके रोम रोम से फूट रहा होता है। इन्हें अजनबी लोगों के बीच और अनजान जगहों पर डर नहीं लगता। ये ताकतवर लोगों को सामने खड़ा देखकर नर्वस नहीं होते। नाचते नाचते कपड़े उतारने से गुरेज नहीं करते। इनमें दूसरों की नकल करने का, मिमिक्री करने का एक अजीब सा हुनर होता है। ये लोग किसी भी दुस्साहसी काम को करने से पहले दूसरी बार नहीं सोचते। जब दूसरे लोग सिर्फ प्लान ही बना रहे होते हैं, ये लोग उस काम को करना शुरू भी कर देते हैं। जब बाकी लोग बड़े होने का, मैच्योर होने का इंतजार कर रहे होते हैं, तब तक ये लोग किसी ना किसी तरह एजेंट्स की मदद से, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से मिलकर किसी बड़ी फिल्म में अच्छा सा रोल हथिया लेते हैं और देखते ही देखते विश्व स्तरीय अभिनेता या अभिनेत्री बन जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल किस बला को कहते हैं इन्हें नहीं पता, क्योंकि जब ये लोग खुद पर से हर तरह का कंट्रोल हटा देते हैं, भूल जाते हैं कि दुनिया में इनके अलावा कोई और भी है, तब ही ये लोग खुद को जिंदा महसूस करते हैं। इनसे शर्त लगाना आपको महंगा पड़ सकता है। इनसे मुकाबला करना भी आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये लोग लकी होते हैं। जनता इन्हें पसंद करती है। लोग इनकी गलतियों को माफ कर देते हैं। अगर हम ये मानकर चलें कि इंसान 110 सालों तक जीता है, तो वायु प्रकृति के लोग बचपन से लेकर 25 साल की उम्र तक बहुत बेहतरीन जिंदगी जीते हैं। दूसरे लोगों को इनकी खुशी देखकर जलन हो रही होती है, लेकिन 25 साल के बाद दुनिया को इनके बचपने भरे बिहेवियर में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। ये डूबने लगते हैं। इनकी बातें और चुटकुलें सिर्फ शोर बनकर रह जाते हैं। जवानी खत्म होते ही इनका सारा आकर्षण खत्म हो जाता है। ये विश्वास करने लायक नहीं होते। आपको इनके भरोसे कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। ये खुद भी डूबेंगे और आपको भी ले डूबेंगे।